सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस समय आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्तिहान इतना नज़दीक आ गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्तिहान है। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर में अपने आप को व्यवस्थित रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। पेपर 3 और पेपर 2 बहुत निर्णायक होते हैं। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कहीं न कहीं प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर विषय के बाद ज़रूरी ये है कि रिवीजन आप और ज़्यादा उसको फ़ोकस्ड होकर रिवीजन करिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कंटेंट और प्राथमिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप गिरने से हारते नहीं, जब आप उठने से मना कर देते हैं, तब आप हारते हैं। तो अपनी कमियों को देखें, क्या कमियाँ रहेगी, उनका विश्लेषण करें। आपसे ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कोई और नहीं कर सकता, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नमस्कार। विजन आईएएस के एक और महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है और आज की हमारी बातचीत मेंस परीक्षा 2024 पर आधारित होगी। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे मेंस परीक्षा के लिए एक अच्छी रणनीति बनाई जाए जिससे कि हम अपने आंसर राइटिंग में निखार ला पाएँ। और यहीं पे हम लोग विजन आईएएस के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेंस एडवांस कोर्स के बारे में भी बातचीत करेंगे कि उसकी कितनी भूमिका मेंस परीक्षा में हो सकती है। और इस बातचीत में हमारे साथ विजन आईएएस के सीनियर फैकल्टी सुनील सर हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जबकि अब परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और लगभग 60 दिन के आसपास है, प्रीलिम्स से मेंस पे स्विच किया जा चुका है स्टूडेंट के द्वारा पूरा का पूरा फोकस। तो ये जो लास्ट 60 डेज़ हैं, इसमें क्या उन्हें अप्रोच लेकर चलना चाहिए जिससे कि यूटिलाइज कर पाएँ? क्या रणनीति होनी चाहिए सर? इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, पहले तो जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है उनको बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक बड़ा हर्डल आपने पूरा किया, उसको पार किया है। पर ये अब अगले कुछ दिन जो 60 दिन करीब बचे हुए हैं, ये निस्संदेह बहुत ही निर्णायक होते हैं। और मेंस की तैयारी का जो रणनीति होना चाहिए वो प्रीलिम्स से थोड़ा इतर होता है, क्योंकि मेंस में आपको अपने आप को सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलता, अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण भी बेहतर करना होता है। तो मोटा-मोटा मैं कहूँ तो मेंस की परीक्षा के 3 बड़े आयाम होते हैं। पहला तो आपको विषय को आना, उसके बारे में कंटेंट पता होना चाहिए। दूसरा, उसका कैसे बेहतर प्रस्तुतिकरण किया जाए, जिसमें आंसर राइटिंग है, कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जो बात करनी चाहिए। और तीसरा, कैसे इस समय अतिरेक से बचा जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इस समय आप इधर-उधर भाग रहे हैं कि हाँ, ये कंटेंट भी इकट्ठा करें, वो कंटेंट भी इकट्ठा करें। तो जैसा स्टीफन कॉवी कहता है ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब वो समय है कि आपको अपने पूरे सिलेबस में से कुछ वो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, निकालना होगा, जो इम्तिहान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक पेरेटो का बहुत फेमस इक्वेशन है, लोग मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, 80-20 रूल कहा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में 20% चीज़ें सिलेबस से आप देखते हो, 80% सवाल आते हैं। हर चीज़ में होता है, हर मैनेजमेंट में भी ये होता है, प्रबंधन में भी ये होता है कि 20% चीज़ें 80% चीज़ों को गवर्न करती हैं। आप अपने आसपास देखिए, 20% कपड़े आप 80% टाइम पहन रहे होते हैं। ये 80-20 रूल इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ आपको ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि कैसे सिलेबस के वो कौन से टॉपिक हैं जो छूटने ना पाएँ। उसकी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। तो ठीक-ठीक 3 चीज़ें, कंटेंट आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको प्रस्तुतिकरण पे अतिरिक्त काम करना होगा। ये मत सोचिएगा कि आप एकदम से उस दिन बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। लगातार आंसर लिखना, अगर आप पीछे जो टॉपर्स रहे हैं उनका इंटरव्यू देखो या आप उनकी रणनीति देखो, तो एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि वो रोज़ 5-5, 7-7 क्वेश्चन लिख रहे थे। तो क्वेश्चन लिखना, कंटेंट आना, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट बन पाना उन सभी चीज़ों की, उन सभी टॉपिक्स की, जो आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स दे पाएँ। क्योंकि ये अब यहाँ कंपैरिज़न है, जो भी लड़का मेंस लिख रहा है, कमोबेश आप कह सकते हो ज्ञान के स्तर पे लगभग बराबर होगा। तो अब अगर आपने अपनी प्रायोरिटी ठीक रखी, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा, उनको ज़्यादा दोहराया, तो निसंदेह संभावनाएँ बढ़ती हैं। तो आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखना हो जाए। अगले 60 दिन में आपको चाहिए क्या? पहले तो कोशिश ये करिए कि वो लिस्ट बहुत बेहतर हो जाए कि हाँ, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो मेंस में आते हैं, और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करें। जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अधिकांश इन टॉपिक्स में मेंस से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखिए पेपर 1 है, पेपर 1 काफ़ी विस्तृत हो जाता है। वहाँ कोशिश करिए कि सामाजिक मुद्दे जो हैं या कुछ इतिहास के जो मुद्दे हैं, जो सामान्य प्रश्न होते हैं,
उनमें आप कोशिश करिए। पेपर 2, पेपर 3 में फिर भी आपका दायरा निश्चित है, वहाँ और ज़्यादा मेहनत करिए। पेपर 4 में आप जानते हो कि केस स्टडीज़ वगैरह में अगर आपने कुछ दृष्टिकोण अपनाया तो ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा निर्णायक अगर कोई चीज़ होती है इस समय, तो वो ये 2 कहा जाता है कि आपने क्या एक अच्छा प्रायोरिटी लिस्ट बना ली कि नहीं, कि कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और उनको उस हिसाब से वरीयता दी। और दूसरा कि आपने आंसर्स ठीक से लिखे कि नहीं और उसका ठीक इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो रही हो जिसको इग्नोर किया जा सके, जिसको अवॉइड किया जा सकता हो। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है रणनीतिक स्तर पर। बाकी कंटेंट आप लगातार पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो इसमें कहीं दो मत नहीं कि कंटेंट के स्थिति पे आप एक पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। तो इन दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए, जिसको मैंने पैरेटो रूल आपसे बताया कि पैरेटो रूल ये कहता है, और वो आप इस एग्ज़ाम में भी देखोगे कि आपके 20% सिलेबस, 30% सिलेबस से 80% सवाल आ रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें रणनीतिक स्तर पे ध्यान रखने लायक है अगले 60 दिन में। जी सर। बेसिक अप्रोच जैसा कि आपने बताया इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है लास्ट के समय में। बट सर यहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करते हैं सामान्य रूप से स्टूडेंट। तो सर सबसे पहले हमें सर वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं या हो सकते हैं, और क्या स्टूडेंट के पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए सर, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। वही बात जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस समय आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्तिहान इतना नज़दीक आ गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्तिहान है। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर में अपने आप को व्यवस्थित रखना ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि ये अपने आप हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस प्रेशर, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा नियमित दिनचर्या रखें, परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा। एक तो ये बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, लगभग औसतन 80 से 90 पेज पढ़ने हैं, लिखने हैं। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास, जिसको कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये बातें तो हम करेंगे ही करेंगे। अब उदाहरण के लिए बात करूँ अगर मैं इकोनॉमिक्स से ही, तो मान लीजिए वो खाद्य प्रसंस्करण पे सवाल पूछ रहे हैं, लगातार सवाल आ रहा है। अभी आज जो है, कल बजट आया है, परसों इकोनॉमिक सर्वे अगर आप ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यही कहते दिखाई पड़े कि कृषि क्षेत्र में हमें रोजगार को बढ़ाना होगा। अब ऐसे में प्रसंस्करण में कुछ नीतियां हैं, मंत्रालय है, कुछ बजटीय आवंटन है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपके पास महत्वपूर्ण टॉपिक्स, चारों पेपर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, और इनफैक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में पहले से कुछ एसओपी पता है कि भाई ये बातें मैं ज़रूर करूँगा, इन चीज़ों को ज़रूर कहूँगा, तो क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हो, और दूसरा आपको ये मालूम होता है कि अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं कम से कम 50 से 60% मार्क लायक अब बन गया हूँ। तो ये आपके पास कम से कम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण एसओपी, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ, क्या बेसिक जानकारी है, वो एक साथ रहनी चाहिए, ताकि रिवीजन जब भी आप करें तो सारी चीज़ें आपके साथ आएँ। तो ये आपको अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा-सा परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा, उसका ध्यान रखें, थोड़ा दिनचर्या को अनुशासित करें। और ये समय वो भी है कि आप अनावश्यक अब बहुत ज़्यादा इधर-उधर स्रोतों को इकट्ठा करने में ना फँसें। जो भी स्रोत हैं, उन स्रोतों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सर अप्रोच और प्लान को तो आपने डिस्कस किया सर। यहाँ पे सर मैं अब मेंस एडवांस कोर्स विजन आईएएस का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए, 25 जून को स्टार्ट भी हो चुका है। तो सर इसके बारे में हमें और हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएं सर। बिल्कुल, ये जो मेंस एडवांस बैच हिंदी में है, ये निसंदेह स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि 3 प्राथमिकताएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो कंटेंट, दूसरा आंसर राइटिंग, और तीसरा प्राथमिकता निर्धारित करना कि कौन से टॉपिक पे कितना महत्व दिया जाए। चौथा घटक मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि
ये ध्यान रखना होगा कि हर एक टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास पहले से ही उपलब्ध रहें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब उन शीर्षकों पे प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसके लिए मेंस रेडी रहें। हमारे पास पता है कि हमें इस मंत्रालय का नामकरण रखना है, ये प्रमुख स्कीमें हैं इनकी बात करनी है, ये आंकड़े हैं इनकी बात करनी है। इनफैक्ट ये पूरा मेंस एडवांस बैच इसी चीज़ को दिमाग में रख के बनाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई क्रैश कोर्स जैसा है, सिर्फ इसमें पूरी कोशिश इन तीनों चीज़ों पर है। पहले तो कि हर विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको अच्छे से डिस्कशन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, ताकि वो समझ पाएँ कि इस टॉपिक पे अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और क्या आगे संभावनाएं बनती हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सामने रखते हुए उन पे परिचर्चाएं की जा रही हैं। साथ ही आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने के साथ आंसर भी लिखवाया जा रहा है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि हाँ, आपके आंसर की गुणवत्ता में क्या क्या कमी थी, कैसे उसको और ठीक किया जा सकता है। तो उस लिहाज से मेंस एडवांस बैच आपकी ये जो दो प्रमुख आवश्यकताएं थी वो पूरा करता है कि आपके पास एक पहले से स्टैंडर्ड कंटेंट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका हो रहा है और आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, ताकि आपको पता चले कि आपके आंसर्स में किस तरह की कमियां आ सकती हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। एक और चीज़ जो मेंस एडवांस बैच को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है वो ये कि यहाँ पर सभी लोगों ने, टीम ने मिलकर ये समझने की कोशिश भी की है कि हम विद्यार्थियों को उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट दे पाएँ जो संभावित हैं। तो यहाँ पर जो पूरा डिस्कशन है, पूरा विश्लेषण है, वो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वरीयता देते हुए करता है कि हाँ, इनकी ज़रूर बात होनी चाहिए, बाकी जो संलग्न टॉपिक्स हैं उनकी भी बात करनी चाहिए। चूँकि कम समय में चीज़ें कवर की जाती हैं, तो विद्यार्थियों से ये अपेक्षा ज़रूर रहती है कि उन्होंने जो मूलभूत पढ़ाई है वो की होगी उस विषय को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ इंडियन इकॉनमी की ही, तो इंडियन इकॉनमी में उन्होंने कम से कम बेसिक जो अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो पढ़ी हैं, ताकि उन पे हम टॉपिक दर टॉपिक विश्लेषण कर सकें कि हाँ भाई, किस तरह के प्रश्न आए थे, ये प्रश्न क्यों हैं, वरीयता क्यों दी जाती है, और उसके लिए उन्हें आवश्यक जो कंटेंट है वो उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक रीज़न है कि क्यों मेंस एडवांस बैच मेरे ख्याल से बहुत सहयोगी होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो मेंस लिख रहे हैं और अपने संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। सर, हम लोग मेंस एडवांस बैच में इकोनॉमिक्स विषय के बारे में क्या कर रहे हैं सर? इकोनॉमी अगर आप देखें तो पूरा पेपर जो 3 है, तीसरे पेपर का लगभग आधा हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेपर 2 में भी पॉवर्टी है, हंगर है, इससे जुड़े मुद्दे हैं। कई बार हम देखते हैं विकासात्मक मुद्दे पेपर 1 में भी आ रहे हैं, जैसे कि इकॉनमी वगैरह चीज़ें उन्होंने पेपर 1 में भी पूछी हैं। तो अर्थव्यवस्था का महत्व तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं। सभी विद्यार्थी समझते हैं कि पूरे जीएस में एक बड़ा सेक्शन अर्थव्यवस्था का है, और साथ ही देखा जाए तो एसए में भी उसका कुछ सहयोग मिलता है। जो महत्वपूर्ण बात अर्थव्यवस्था में है, अगर आप जिन बच्चों का सिलेक्शन है उनका एक अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे पेपर 3 और पेपर 2 बहुत निर्णायक होते हैं। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अनुमान लगा सकते हो कि इन चीज़ों पर प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, और यही वजह है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट बन जाता है तैयारी के लिहाज से। और अगर जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहे थे, 4-5 चीज़ उन्होंने कही। अब इन 4-5 चीज़ों पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई सवाल बनेगा। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है और जिसको अब सीरियसली लिया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ग्रीन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन में हमें ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा व्यवहारिक अप्रोच इस्तेमाल करें। अब देखेंगे कि मेंस में इससे जुड़ा कुछ प्रश्न बन सकता है कि जो हम ऊर्जा ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिछले कुछ वर्षों में जो फॉर्मल सेक्टर है इंडिया का वो बढ़ रहा है, उसकी जो प्रगति दर है 13% की है, जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहाँ छोटे 100 से कम मजदूर हैं,
वो उसकी बढ़ोतरी मात्र 8% है। अब ऐसे में फॉर्मलाइजेशन पर कुछ सवाल आप उम्मीद करें कि हाँ, उद्योगों के फॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या इशू है। देखिए चाहे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, चाहे बजट की, आपने देखा बजट में 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं जॉब्स और स्किल्स के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ा, और ये कंपनियों को कहा जा रहा है, तो हमेशा से बात होती रही है कि कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियां साथ में आएँ। तो बजट ने इस बात को चिन्हित किया है कि कंपनियां अपने सीएसआर के अंतर्गत बजट को के जो है सीएसआर बजट का प्रयोग करके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दें और स्टाइपेंड उपलब्ध कराएं। अब ये निर्णायक हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कौशल प्रशिक्षण को लेकर, रोजगार को लेकर सवाल आपसे पूछे जाएं। तो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है ये एक इस लिहाज से प्रिडिक्टेबल होता है। खाद्य प्रसंस्करण को लेकर हम लगातार बातें कर रहे हैं। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का ये बोलना कि हम खाद्य पदार्थों पर निर्यात पर बैन तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, ऐसे में आप खाद्य प्रसंस्करण से महिला रोजगार में वृद्धि होती है। खाद्य प्रसंस्करण अन्य क्षेत्रों में बहुत सहयोगी होता है, बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होते हैं उससे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। एक उन्होंने चिंता जाहिर की है कि एआई आने वाले वर्षों में शॉर्ट टर्म में सभी लेवल पे जॉब्स को कम करेगा, चाहे फिर वो आपका सेमी स्किल जॉब हो या हाई स्किल जॉब हो या कम स्किल वाली जॉब्स हों। अब ऐसे में आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम यहाँ कम हो रहे हैं तो विनिर्माण क्षेत्र को बेहतर करके कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, इस पे आप सवाल उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बजट ने खुद डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी रोजगार को प्रोत्साहित करने की बात कही है। पूंजीगत व्यय बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है। राजकोषीय घाटा अब देखिए लगातार राजकोषीय उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसा अनुमान है कि 2025-26 तक हम 4.5% पे आ जाएंगे। राजकोषीय घाटा हमारा इस बार काफ़ी नियंत्रण में रहा। तो ये सारी चीज़ें एक आपको इशारा करती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, और ये रीज़न है कि पेपर 3 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है ये काफ़ी आपको एक तरह से जिसमें आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि है भाई ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और फूड इन्फ्लेशन को लेके बहुत निर्णायक बात कही गई है कि फूड इन्फ्लेशन को अब मौद्रिक नीति का हिस्सा ना बनाया जाए, उसको किनारे रखा जाए। दलहन है, तिलहन है, इन सब चीज़ों के भंडारण और जो है उत्पादन पर और ध्यान दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई किस तरह के प्रश्न। और संरचना को लेकर आप देखते हैं बिहार को करीब 24,000 करोड़ का आवंटन है। अब अमरावती शहर के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन है। कैपेक्स में करीब 11% हम जो है देखें तो जो व्यय है वो चल रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, ऊर्जा में है, चाहे वो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें, अब अवसंरचना में रेलवे है लगातार वरित। अभी रेलवे में आपने देखा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और भारत सरकार रेलवे को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। तो देखना होगा रेलवे में क्या क्या और विकल्प हो सकते हैं, उस पर आपको तैयार रहना चाहिए। विमानन को लेकर हम पूरी नई रणनीति लेके आ रहे हैं, जो अब सिविल एविएशन है। तो अभी तक सिविल एविएशन पर उन्होंने सवाल पूछा भी नहीं है, तो वो भी एक संभावना बनती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक मदद देती हैं कि हाँ, कम समय में आप अपना स्कोप डिज़ाइन कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म मैं ज़रूर चाहूँगा कि कई लोगों के नज़र में नहीं गया होगा वो, पर इकोनॉमिक सर्वे ने पहली बार लैंड कंसोलिडेशन या चकबंदी को लेकर अलग से पूरा एक आर्टिकल लिखा है। आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि भाई, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि अगर मैं मोटा-मोटा कहूँ तो जीडीपी की गणना इत्यादि से जुड़े हुए कभी बेसिक सवाल आते ही हैं। समावेशी विकास के महत्व को दोबारा समझा गया है। आपको वहाँ बहुआमी, क्योंकि देखिए बजट के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी बात यही कही कि बहुआमी गरीबों की संख्या में कमी आई है और एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है। हालांकि उसको लेकर लोगों ने अपने विचार रखे हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन न्यू मिडिल क्लास जैसे शब्द आए हैं, जो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बहुआमी गरीबी संख्या से बाहर आए हैं। पर यहाँ पर मैं याद दिलाऊं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी बहुआमी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत करीब 18% की सुभेद्यता दिखाई पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कृषि में आप जानते हो लगातार बात कही जा रही। पहली बार बजट में इतनी देर तक आपने देखा कि पशुधन की बात हुई है। तैयार रहिए, क्योंकि पशुधन पे भी पिछले कुछ वर्षों से सवाल भी नहीं आया। तो आपको पशुधन के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अवसंरचना पे सवाल आ ही रहे हैं लगातार। अवसंरचना में मैं कहूँगा ऊर्जा के लिए, विमानन के लिए, रेलवे के लिए आपको अपना जो है अपना पहले से ही स्टैंडर्ड एसओपी तैयार रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में मेंस एडवांस बैच
काफ़ी सहयोगी होता है। वहाँ पर पूरी फोकस होगी कि इन चीज़ों को का ठीक से विश्लेषण किया जाए, वहाँ पे क्या रखा जाए, क्या ऐड किया जाए, किन चीज़ों को वरीयता दी जाए, क्या ज़रूर एग्ज़ाम में लिखना है, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा विभाग है, कितना बजटीय आवंटन है। देखिए, मैं फिर कहूँगा आंसर लिखते समय विशेषकर तीसरे पेपर में और यहाँ तक कि दूसरे पेपर में भी ज़्यादा हवाई बातें करने की बजाय आंकड़ों पे बात करिए। अब आप रोजगार पे लिख रहे हो और अगर आप रोजगार पे लिखते हो कि 2 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन है, जिसको प्रधानमंत्री पैकेज कहा जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने बजट सुन ही रहे होंगे, तो जो है वहाँ से हमें समझ में आ रहा है इसका महत्व क्या है। तो कौशल है, अवसंरचना है, इन सब क्षेत्रों पर सिलसिलेवार डिस्कशन, विश्लेषण कि क्या महत्व है, क्या ध्यान रखना है और जैसा भी वो सवाल पूछे उन सवाल में उसकी कैसी उपयोगिता हो सकती है। तो ये उद्देश्य है जो हम मेंस 365 में सिलसिलेवार तरीके से इकोनॉमिक्स में, बाकी जो रूटीन डिस्कशंस हैं कि मुद्रास्फीति क्या है, मेंस एडवांस में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आपने सर डिटेल में बताया सर मेन से एडवांस कोर्स के बारे में और इकोनॉमिक्स विषय के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक या सब टॉपिक को हमें हाईलाइट रखना चाहिए, करना चाहिए हमें। तो सर अब हम लोग अपनी बातचीत के अंतिम चरण में हैं, कंक्लूड करने वाले हैं, तो मैं सर कुछ छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर कि एक स्टूडेंट इस मेंस एडवांस कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट खत्म हो, बहरहाल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए एक, और दूसरा सर उनके लिए जिनका प्रीलिम्स इन्होंने दिया और मेंस में उनका कॉल नहीं हुआ इस बार, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और सर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सर परीक्षा के लिए। जी, तो जैसा पहला आपने कहा कि जिन्होंने जो मेंस लिख रहे हैं, मेंस एडवांस बैच कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस एडवांस बैच ज्वाइन किया है, देखिए हर विषय के बाद ज़रूरी ये है कि रिवीजन आप और ज़्यादा उसको फोकस्ड होकर रिवीजन करिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कंटेंट और प्राथमिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए। आंसर रोज़ लिखिए, ये आदत डालिए कि आप कम से कम जो भी आपने पढ़ लिया उस पे आंसर्स लिख रहे हैं और कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लिखने की, वो ज़्यादा प्रासंगिक होगा बजाय इसके कि कहीं और से आप इधर-उधर क्वेश्चन से ले रहे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो लोग नहीं हो पाए हैं उनका क्या? देखिए, बड़ा इम्तिहान है और प्रीलिम्स अगर आपका नहीं हुआ तो आप विश्लेषण ज़रूर करें कि वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एग्ज़ाम नहीं है, पर आपका विश्लेषण, आपकी समझ स्पष्ट होनी चाहिए। तो अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उन कारणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनकी वजह से नहीं हुआ है, बजाय इसके कि उसका रोना रोएं कि हाँ नहीं हुआ। ठीक है, होता है, ये स्वाभाविक बातें हैं। कोई भी हार फाइनल तब तक नहीं होती। बहुत फेमस कोट भी है कि हार तब तक फाइनल नहीं मानी जाती बॉक्सिंग में जब तक कि आप उठने से मना कर दें। सो रॉकी का बहुत फेमस डायलॉग रहा है, मुझे बहुत प्रिय है ये, कि आप गिरने से हारते नहीं, जब आप उठने से मना कर देते हैं तब आप हारते हैं। तो अपनी कमियों को देखें, क्या कमियां रहेगी उनका विश्लेषण करें। आपसे ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कोई और नहीं कर सकता, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ये समय है, पूरा सदुपयोग करें, थोड़ा अपने पे विश्वास रखें और ये शायद सबसे अच्छा वो समय होता है जब आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ग्रो भी कर रहा है। उस ग्रोथ को एंजॉय करिए, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा मनोरंजक भी हो जाएगी और लाभप्रद भी होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर आपका, काफ़ी विस्तार में चीज़ों को आपने शामिल किया सर यहाँ पे। सर के शब्दों में अपने कमियों पे ध्यान रखिए और विश्लेषण करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। जो लोग परीक्षा दे रहे हैं ऑल द बेस्ट, और जो लोग नहीं भी दे रहे हैं उन्हें भी शुभकामनाएं और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।